हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो के फोर्थ पार्ट में। हमने अभी तक 3 पार्ट इसके डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने जो है 3 विधियां पढ़ी थी, प्रश्नावली विधि भी पढ़ी थी। अब हम प्रश्नावली विधि तथा उसकी अनुसूचियों का निर्माण तथा उनके गुण हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है, इसके 3 पार्ट पिछले नहीं देखे हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक मिल जाएंगे, जिससे आप जाकर देख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा। तो हमारा ये दूसरे चैप्टर का जो है अर्थशास्त्र में 11th क्लास का जो है आर्थिक सांख्यिकी का जो है 4th पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम करने वाले हैं प्रश्नावली तथा अनुसूचियों का निर्माण तथा उनके गुण क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, इसमें आपको बड़ी जल्दी याद हो जाएगी। तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। एक हम सबसे पहले देख रहे हैं अच्छी प्रश्नावली के गुण, यानी एक अच्छी प्रश्नावली बनानी है। हमने पहले पढ़ा था प्रश्नावली क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, किस प्रकार से होती है। तो प्रश्नावली के बारे में हमने जाना था, प्रश्नावली कैसे हम प्रश्नावली से आंकड़े एकत्र कर सकते हैं वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे कि प्रश्नावली, अच्छी प्रश्नावली जो होती है उसके गुण क्या होते हैं, यानी हम एक अच्छी से अच्छी प्रश्नावली कैसे बना सकते हैं जिसमें कि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा सूचना भर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सूचना दें और ज़्यादा से ज़्यादा सूचना हमें प्राप्त हो। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ आ जाता है प्रश्नों की कम संख्या। दोस्तों सही बात है, अगर आप प्रश्नों की ज़्यादा संख्या किसी प्रश्नावली में रख देंगे तो वो जब प्रश्नावली भरने वाला व्यक्ति है उसको इतने सारे प्रश्न पढ़ने का टाइम नहीं होता, ज़्यादा वो पढ़ेगा तो क्या करेगा, वो हो सकता है वो गलत आंसर भर दे या फिर आधा ही छोड़ दे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रश्नों की कम संख्या रखनी है, यानी प्रश्नावली में कम प्रश्न रखने हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न रखने हैं जो वास्तविक जानकारी प्राप्त करें, यानी बहुत ज़्यादा जानकारी दे दें। तो आपको क्या करना है, कम प्रश्न रखने हैं और एक सरलता से बनानी है, यानी बिल्कुल सरल रूप होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत कठिन बना दें जिससे कि जो है व्यक्ति उसको भरने में ही कठिनाई हो, भर ही ना पाए, उसको पता ही ना चले कहाँ क्या भरना है। इसलिए आपको इसका सरल रूप बनाना पड़ेगा, यानी बहुत ही सरल रूप से इसका निर्माण करना पड़ेगा, तभी आप ये जो अच्छी प्रश्नावली का जो है निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है उचित क्रम। दोस्तों प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए, ये नहीं आप सबसे पहले अगर मान लेते हैं पहले नंबर पे आपने क्वेश्चन रख दिया बहुत कठिन वाला, यानी बहुत ही कठिन रख दिया, उसके बाद आप जब वो पहले क्वेश्चन को करने बैठता है व्यक्ति तो वो पहले क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, पहले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, वो तो क्या करेगा, प्रश्नावली को भरेगा ही नहीं, यानी प्रश्नावली को भरेगा ही नहीं, आपकी प्रश्नावली पूरी खाली। तो इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले सबसे सरल प्रश्न और अच्छे प्रश्न रखें, जिससे कि वो क्या करेगा, प्रश्नावली को भरेगा, उसकी रुचि उसमें जागेगी और वो अपनी इन्फॉर्मेशन देना चालू करेगा। जैसे ही इन्फॉर्मेशन देगा बाद में आप इसमें कठिन प्रश्न भी रख सकते हैं, क्योंकि जब वो 1-2 प्रश्न भर लेगा तो उसे अच्छा लगेगा, उसके बाद वो हो सकता है वो कठिन प्रश्न को करने का भी प्रयास करे। तो यहाँ पर उचित क्रम होना चाहिए। उसके बाद आता है गणना। दोस्तों इस ऐसे प्रश्न नहीं रखने चाहिए प्रश्नावली में जिसमें कि वो जो है भरने वाले को, यानी सूचना देने वाले को कोई गणना करनी पड़े, माइनस प्लस गुणा भाग कुछ भी जो है मैथ कैलकुलेशन करनी पड़े, ऐसे प्रश्न नहीं रखने चाहिए। अगर आप ऐसे प्रश्न रखेंगे तो वो गणना करने बैठेगा, उसका कंफ्यूज हो जाएगा दिमाग और वो प्रश्नावली को नहीं भरेगा, जिससे कि आपका नुकसान हो जाएगा, आपको सूचना नहीं मिलेगी। इसलिए आपको याद रखना है जब भी आप प्रश्नावली बनाते हैं तो गणना करने वाले प्रश्न नहीं रखने हैं, कोई भी गणना वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। उसके बाद आता है मतभेद रहित। दोस्तों ऐसे प्रश्न हमें छांटने हैं जिसमें मतभेद नहीं होना चाहिए, यानी किसी का भी अहित मतभेद रहित होना चाहिए, कि यानी किसी के बारे में अच्छा बुरा ये सब नहीं कहना चाहिए, अब मतभेद रहना चाहिए, यानी किसी का जो है अहित या हित उसमें नहीं करना चाहिए, यानी किसी की बुराई वाले प्रश्न नहीं रखने हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न ना रखें जिससे किसी का मतभेद हो, जिसकी बुराई हो किसी की। तो उसके बाद हमारे पास आता है पूर्व परीक्षण। पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए दोस्तों। अगर आप प्रश्नावली बना रहे हैं तो आपको पहले देख लेना चाहिए सारे प्रश्न अच्छे से हैं या नहीं। आपको प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण यानी पहले से ही परीक्षण कर लेना चाहिए अगर प्रश्नावली तैयार हो जाती है तो। उसके बाद आता है निर्देश। लोगों को निर्देश देना चाहिए कि इस प्रकार से आपको प्रश्न भरने हैं, ऐसा करना है, ये आप निर्देश भी दे सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं यहाँ प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है उचित क्रम।
यानी उचित क्रम, प्रश्नों का उचित क्रम। तो यानी यहाँ पर उचित क्रम हो सकता है सत्यता की जांच। दोस्तों आपको सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच मतलब ऐसे प्रश्न क्या करना है जिससे कि सत्यता की जांच हो सके, यानी ऐसे प्रश्न आपको रखने हैं जिसमें सत्यता की जांच हो, यानी सत्य प्रश्न पूछे जाएं, ऐसे जिससे आपको ऐसी प्रश्नावली बनानी है जिसमें कि आपको जब कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशन भर रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाए कि वो सच्ची इन्फॉर्मेशन भरता है या गलत भरता है। तो ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिसमें कि सत्यता की जांच हो सके। तो उसके बाद क्या करना है, अनुचित प्रश्न नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप उल्ट सुल्ट क्वेश्चन पूछते हैं या आप गलत क्वेश्चन पूछते हैं, अनुचित प्रश्न पूछते हैं जो उसके फायदे का नहीं है या फिर आपके कोई फायदे का नहीं है, तो इससे कोई फायदा नहीं है उसमें भरने का, तो आपको इससे नुकसान हो सकता है। अनुचित प्रश्न पूछने का कोई लाभ नहीं है, तो आप अनुचित प्रश्न ना पूछें। उसके बाद आता है प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने प्रश्नावली बना ली है, दे दी है, उसके बाद उसमें प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपया आप इस प्रश्नावली को अच्छे से भर के लौटा दें ताकि हमें सूचना मिल सके। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों। हमने क्या क्या पढ़ा, प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए, कम प्रश्न होने चाहिए, अच्छी प्रश्नावली के गुण, ठीक है। तो अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या है, कम संख्या, सरल होनी चाहिए, उचित क्रम होना चाहिए, गणना वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, उसके बाद मतभेद रहित होने चाहिए, पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए, निर्देश जो है निर्देश होना चाहिए। दोस्तों निर्देश होना चाहिए। निर्देश होने के बाद यहाँ पर आपको उचित क्रम होना चाहिए, प्रश्नों का सत्यता की जांच करनी चाहिए। जब आप सत्यता की जांच कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर कोई अनुचित प्रश्न ना पूछें जिससे कि जो है जो भर रहा है, जो यानी व्यक्ति है जो सूचना दे रहा है, उसको कोई जो है नुकसान हो या फिर उसको ऐसा लगे कि आप उसका जो है प्रश्न पूछकर कोई अहित कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं। अनुचित प्रश्न नहीं पूछना है बस आपको। उसके बाद प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना करनी है बस। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे क्या क्या है, तो ये समझ आए होंगे। ये दोस्तों बहुत ही आसान है, अच्छी प्रश्नावली के गुण हैं, यानी आपको ये याद हो जाएंगे, बहुत ही आसान है। देखिए सरल, उचित क्रम होना चाहिए, गणना होनी चाहिए, कम गणना नहीं होनी चाहिए, कम प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, मतभेद रहित, पूर्व परीक्षण, उसके बाद अनुचित प्रश्न नहीं पूछना है, उसके बाद प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना करनी है, सत्यता की जांच करनी है, प्रश्नों को उचित क्रम देना है, निर्देश देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे जो हैं पॉइंट समझ आए होंगे आपको, और हो सकता है आपको याद भी हो जाएं। तो क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही आसान है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आपको प्रश्नावली को सोचना है, आपके दिमाग में सोचना है कि हम एक अच्छी प्रश्नावली कैसे बना सकते हैं, कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सूचना और पर्याप्त सूचना प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छी प्रश्नावली बना के कैसे बना सकते हैं। तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। ये पॉइंट बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है प्रश्नावली की प्रकृति, देखते हैं प्रश्नावली की प्रकृति क्या होती है। दोस्तों प्रश्नावली की प्रकृति के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रश्नावली की प्रकृति देखिए, यहाँ पर 4 प्रकृतियाँ होती हैं इसकी, यानी क्या है, सामान्य विकल्प वाले प्रश्न। यानी प्रकृति का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्नावली यानी प्रश्नों की प्रकृति, यानी प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए। अब आपने प्रश्नावली तैयार कर ली है, आपको पता है क्या क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, किस प्रकार से भरना है, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्राप्त कर ली है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे प्रश्न पूछना है, यानी कौन से प्रश्न पूछने हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं। तो आपको जो है ऊपर अभी पढ़े गए पॉइंट का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आपको समझना होगा कि कैसे कौन से प्रश्न पूछने हैं। तो आपको इससे पहले तो है प्रश्नों की प्रकृति के बारे में जानना होगा। तो प्रश्नों की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो प्रश्नों की प्रकृति आती है, पहली होती है सामान्य विकल्प वाले प्रश्न। यानी सामान्य विकल्प वाले प्रश्न का मतलब क्या है, जिसमें कि हाँ नहीं पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें आंसर होता है हाँ नहीं, टिक करना होता है बस। तो अगर ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो उसको क्या है, आसानी रहेगी भरने में और मज़ा भी आएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूचना मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न पूछ सकते हैं।
यानी बहुविकल्पी प्रश्न क्या होते हैं, यानी आपको क्या है, आपने एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए और 4 ऑप्शन में से आपको यानी आपने प्रश्न बना दिया है और उसको बताना है भरने वाले को इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इससे उसकी रुचि जागेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने में जो है समर्थ हो पाएगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा और आसानी से भर पाएगा और उसमें सरलता भी हो जाएगी। उसके बाद आता है विशिष्ट जानकारी देने वाले प्रश्न। ये कैसे प्रश्न होते हैं दोस्तों, विशिष्ट जानकारी देने वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो विशिष्ट जानकारी देते हैं, यानी ऐसी जानकारी जिससे कि विशेष जानकारी प्राप्त हो। तो आप कैसे पूछ सकते हैं, जैसे कि आपकी आय क्या है, तो आय, इससे विशेष जानकारी मिलती है, आपकी आय क्या है, ठीक है। तो आप रोजगार का क्षेत्र क्या है, रोजगार करते हैं नहीं, तो इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं। तो खुले प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों, खुले प्रश्न होते हैं, आप इसमें जो है ये विशिष्ट जानकारी वाले प्रश्न हो गए। खुले प्रश्न होते हैं कि भारत में, जैसे कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत में कीमतों को कैसे कम किया जा सकता है, आप उसकी राय ले सकते हैं दोस्तों कि कैसे आप उसके विचार क्या हैं, वो क्या कहना चाहता है। तो आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कि देश में बिजली की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, यानी पानी की कमी को देश में दूर कैसे किया जा सकता है, आप इसके बारे में उसकी राय ले सकते हैं। ये होते हैं खुले प्रश्न। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ विशिष्ट जानकारी देने वाले प्रश्न जो विशेष जानकारी देते हैं, आपकी आय क्या है, आपके जो है परिवार में कितने सदस्य हैं, इस प्रकार की जानकारी जो है विशिष्ट प्रश्नों से मिलती है। उसके बाद सामान्य प्रश्न तो सीधा है हाँ नहीं वाले, यानी हाँ बोलो नहीं बोलो, यानी आप रोजगार करते हैं, आप क्या काम, यानी आप काम करते हैं या नहीं, वो आंसर देगा हाँ या ना। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न, यहाँ पर बहुत 4 विकल्प दे दें, एक क्वेश्चन दे दें, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, आप आम जिंदगी में इनको देखते होंगे और करते भी होंगे। आपके एग्जाम में भी आते हैं दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न, और सामान्य प्रश्न भी आते हैं, और विशिष्ट जानकारी देने वाले और खुले प्रश्न हो सकता है बहुत ही कम आए, क्योंकि इसमें अपनी राय पूछी जाती है, इसलिए दोस्तों ये हो सकता है कम आए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्नों की जो प्रकृति है पूरी तरह से समझ आई होगी और अच्छी तरह से याद हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर करेंगे इसका अगला पार्ट जो है 5वें पार्ट में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, जो हमारा आर्थिक सांख्यिकी का जो दूसरा चैप्टर है, इसे हम जो है समाप्त कर देंगे अपने 5वीं वीडियो के लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में दोस्तों।